Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what are the causes of deficit in current account and how this deficit can be rectified. We will discuss the different measures to reduce the current account deficit. Another topic that we will discuss is terms of trade. Now, start with the causes of deficit in current account. जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट. नंबर वन, ट्रेड बैलेंस, यानी करंट अकाउंट का एक पार्ट होता है कि जो गुड्स की ट्रेड होती है उसमें बैलेंस क्या है, यानी नेट बैलेंस क्या है. फिर जो सर्विसेज की ट्रेड होती है, यानी बैलेंस इन सर्विसेज, बैलेंस इन सर्विसेज. और तीसरा है इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम का नेट वैल्यू. एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसफर्स. और इन चार चीजों का जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है उसके रिकॉर्ड को कहते हैं करंट अकाउंट. यानी करंट अकाउंट के चार कंपोनेंट होते हैं: ट्रेड बैलेंस, बैलेंस इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड ट्रांसफर्स. इन चारों का टोटल अगर माइनस में हो तो देन देयर इज अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट, और अगर प्लस में हो तो देन देयर इज अ सरप्लस इन करंट अकाउंट. द मेजर रीजन इन डेफिसिट इज द फर्स्ट वन. जो पहला कंपोनेंट है वो ज्यादा बड़ी रीजन होती है डेफिसिट की या सरप्लस की. तो आज हम देखेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट किस किस रीजन की वजह से हो सकता है और वो क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट होता है. डेफिसिट मींस कि माइनस में वैल्यू होती है. इट मींस कि जो इनफ्लो ऑफ इनकम्स है वो कम है और जो आउटफ्लो है वो ज्यादा है. तो पहला पॉइंट आ गया इन्फ्लेशन रेट. अगर आपके मुल्क में इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब यह है कि आपकी चीज दूसरे लोगों के लिए, फॉरेनर्स के लिए महंगी है. उससे क्या होगा कि उससे हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाती है. और अगर इन्फ्लेशन हो तो इसका मतलब यह है कि बाहर की चीज हमारे लिए सस्ती है जिसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ जाती है. और जब एक्सपोर्ट कम होती है और इंपोर्ट ज्यादा होती है तो उसकी वजह से आपका जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट हो जाता है. द नेक्स्ट इज द कंट्रीज एक्सचेंज रेट. अगर हमारा एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड हो, यानी हाई फॉरेन एक्सचेंज रेट हो. फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. और अगर ये प्राइस बढ़ रही हो, यानी ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी चीज जो है वो फॉरेनर्स के लिए महंगी हो जाएगी और जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो हमारे लिए सस्ती हो जाएंगी. एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगी? एक्सपेंसिव. किसके लिए? फॉरेनर्स के लिए. और इंपोर्ट क्या होगी? इंपोर्ट हो जाएगी चीपर. किसके लिए? हमारे लिए. तो इससे क्या होगा? इससे आपका जो करंट अकाउंट है, जो बैलेंस इन ट्रेड है, वो डेफिसिट होगा जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट है वो भी डेफिसिट हो जाएगा. नेक्स्ट इज हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स. अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स ग्रेटर हो, ज्यादा हो, तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी में लोगों की इनकम बढ़ रही है या एवरेज इनकम इंक्रीज कर रही है तो लोग इंपोर्टेड गुड्स को लाइक कर रहे हैं, जिससे इंपोर्टेड गुड्स की जो परचेज है वो बढ़ जाएगी. और उसकी वजह से उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो डेफिसिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि करंट अकाउंट भी डेफिसिट हो जाएगा. द फोर्थ वन इज लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल. मतलब अगर आपकी इकोनॉमी में डिक्लाइन आ गया है, अगर आपकी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो लॉन्ग टर्म में कम होना शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे चूंकि हमारी डोमेस्टिक यूज चीजों का बढ़ गया, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो गई. और इसी तरह से चूंकि हमें जरूरत ज्यादा है तो हम इंपोर्टेड गुड्स को डिमांड कर रहे हैं, जिससे आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या हुआ? डेफिसिट हुआ.
और उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका करंट अकाउंट भी डेफिसिट हो गया। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, यानी अगर आपकी ग्रोथ में इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा हो, मतलब आपको जो मशीन्स हैं, जो कैपिटल गुड्स हैं, वो इंपोर्टेड कैपिटल या इंपोर्टेड रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। फिर अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर आपका जो ट्रेडिंग पार्टनर है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पहले से कमतर हो जाए, जैसे कि कोरोना के हालात में ऐसा हुआ कि बाहर के लोगों की एवरेज इनकम कम हुई, जिससे कई हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल हो गए। तो अगर आपका ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन नीचे चली जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट हो सकता है। नाउ द करेक्टिव मेजर्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट, कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इन मेजर्स में इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मॉनेटरी मेजर्स, जिसका ताल्लुक सेंट्रल बैंक से है या आपके मुल्क की मॉनेटरी अथॉरिटी से है। सेंट्रल बैंक इस जो डेफिसिट को कम करने के लिए क्या कुछ कर सकता है, तो पहला, चूंकि जैसे हमारे जो आपकी फॉरेन करेंसी का रेट है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ये इसको सेंट्रल बैंक कर रहा होता है। तो सेंट्रल बैंक अगर अपनी करेंसी को डेलिबरेटली उसकी वैल्यू को कम कर दे या मार्केट में इन्फ्लुएंस करके उसकी वैल्यू को नीचे ले आए, किसकी वैल्यू को, फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे हमारी चीजें बाहर के लोगों के लिए सस्ती हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, और बाहर की चीजें हमारे लिए महंगी हो जाएंगी, जिससे इंपोर्ट कम हो जाएगी, और इसकी वजह से अल्टीमेटली आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो पहले से इंप्रूव करेगा, एंड ड्यू टू विच आपका करंट अकाउंट जो है उसका डेफिसिट विल रिड्यूस। नेक्स्ट इज डिफ्लेशन, या इसको आप कह सकते हो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम कर देता है। मनी सप्लाई के कम होने से वो ऐसे मेजर्स लेता है कि जिससे मनी सप्लाई कम हो जाए। जब मनी सप्लाई कम होती है तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम होती है, जिसकी वजह से प्राइस लेवल कम होता है, और जब प्राइस लेवल रिड्यूस होता है तो उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है और इंपोर्ट कम होती है, और जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो आपकी बढ़ जाती हैं, और इससे करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट पहले से कम हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज कंट्रोल। इन दिस पॉलिसी ऑल द फॉरेन एक्सचेंज इज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी जो फॉरेन करेंसी होती है वो सारी की सारी इस पॉलिसी के तहत सेंट्रल बैंक के पास होती है। और अगर हमने कोई इंपोर्ट करनी हो तो हमें कहां से डॉलर लेने हैं, हमें सेंट्रल बैंक से लेना पड़ेंगे। तो ऐसी सूरत में सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स द लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट्स। तो वो हर एक को इंपोर्ट की इजाजत नहीं देता और हर एक को फॉरेन करेंसी प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट कम हो जाती है, और अल्टीमेटली आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो इंप्रूव करता है, और उसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रिड्यूस हो जाता है। दीज आर द मॉनेटरी मेजर्स टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। अब हम देखेंगे कि इसमें नॉन मॉनेटरी मेजर्स कौन से हैं, कि वो मेजर्स जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट से बनता है। पहला इसमें टैरिफ। टैरिफ इज द टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगा देती है, जिससे जो इंपोर्टेड गुड है वो महंगी हो जाती है। वो एक तरह का जो आपकी डोमेस्टिक गुड्स है उसके लिए प्रोटेक्शन होता है, और इसकी वजह से आपकी इंपोर्ट पहले से कम हो जाती है, जिससे आपका ट्रेड बैलेंस जो है वो पहले से इंप्रूव करता है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पहले से कम हो जाता है। नेक्स्ट इज कोटा। कोटा इज द लिमिट ऑन इंपोर्टेड गुड्स। समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करती है, वो इंपोर्टेड गुड पे लिमिट दे देती है कि इस लिमिट से ज्यादा आप चीज को नहीं बाहर से इंपोर्ट कर सकते। तो ऐसी सूरत में जो
जो कोटा है उसकी वजह से इंपोर्ट कम हो जाती है और उससे आपका नेट एक्सपोर्ट्स पहले से इंप्रूव कर जाता है। एक क्वेश्चन कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपकी जो इंपोर्ट्स की डिमांड है वो इनएलास्टिक हो तो फिर टैरिफ बेहतर एक मेजर है या कोटा। तो इन दैट केस कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इनएलास्टिक हो तो फिर टैरिफ लगने से भी उसका यूज कम नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में जो कोटा है वो एक बेहतर या बेटर मेजर है। तीसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसमें हम ये करते हैं कि आप ऐसे मैयर्स गवर्नमेंट लेती है जिससे आपकी जो एक्सपोर्ट है वो प्रमोट हो और उसके लिए जो फॉर्म्स एक्सपोर्ट कर रही होती हैं उनको कुछ एडवांटेज दिए जाते हैं, उनको सब्सिडाइज किया जाता है, उनको कोई टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है और इससे भी आपका ट्रेड बैलेंस और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रिड्यूस होता है और ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होता है। फिर है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स कि आप वो चीजें कि जो आप बाहर से मंगवा रहे हो उसका अपने मुल्क में सब्स्टिट्यूट तैयार करें। उसके लिए आप जो कंपनियां जो फर्म्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट तैयार कर रही होती हैं उनको एडवांटेज देते हैं, उनको सब्सिडीज देते हैं ताकि वो आसानी से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट तैयार कर पाए, कम कॉस्ट पे तैयार कर पाए, जिससे क्या होती है आपकी इंपोर्ट कम होती है और इंपोर्ट कम होने से अल्टीमेटली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो कम हो जाता है। ये एक ग्राफ है जो कि ये बता रहा है कि अगर टैरिफ अप्लाई कर दिया जाए तो उससे कैसे आपका जो इकोनॉमी को फायदा होता है और इंपोर्ट बिल जो है वो पहले से कम हो जाता है। तो उसको हम देख लेते हैं। जब ये एक डोमेस्टिक सप्लाई है, ये डोमेस्टिक डिमांड है और ये अगर आप अपने मुल्क में चीज को सिर्फ बेचें और उसको खरीदारी हो अपने मुल्क में बने तो ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है यानी मार्केट प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। लेकिन हो क्या रहा है कि ट्रेड फ्री होने की वजह से जो वर्ल्ड प्राइस है वो आपकी लोकल प्राइस बन जाती है। मसलन जब चाइना से चीज जो है वो सस्ती आ रही होगी तो कोई जो लोकल प्रोड्यूसर है, सपोज ये 100 रुपी पे है और ये चाइना जो है वो 50 रुपी पे दे रहा है, तो कोई भी इसको लोकल गुड को नहीं लेने के लिए तैयार होगा 100 रुपीज पर और डोमेस्टिक जो गुड है उसकी भी प्राइस 50 पे आ जाएगी। अब 50 पे प्राइस अगर आती है तो 50 पे जो हमारा सप्लायर है वो कितने लोग कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर सकेंगे वो ये है, और 50 रुपीज पे डिमांड कितनी थी वो ये है। अब इसमें एक गैप है और वो गैप जो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड में है वो कौन पूरा कर रहा है, वो आपकी इंपोर्ट पूरा कर रही है। यानी इतना जो सारा है यहां से लेके यहां तक ये कहां से आ रही है गुड्स, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया जिससे आपका करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट हो रहा है। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट पे जो इंपोर्ट कर रहे थे उस पे लगा दिया टैरिफ। तो वर्ल्ड प्राइस आफ्टर टैरिफ आ गई, ये प्राइस के बढ़ने से ये ग्राफ जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इससे क्या हो रहा है कि इसकी वजह से आपका जो गैप है वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। अब गैप कितना रह गया आपका, इस प्राइस पर जो लोकल सप्लायर था वो QS1 जो सप्लाई कर रहा है और इस प्राइस पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होके ये रह गई है। तो इसका मतलब है इंपोर्ट जो है वो कम होके अब QS1 से QD1 तक रह गई है। पहले कहाँ थी, ये ज्यादा बड़ा एरिया था इसका। तो ये है इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन इंपोर्ट वॉल्यूम। तो ये आपको कहीं पर पूछा जाए तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं। फिर है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस टू इंपोर्ट प्राइसेस। इस रेशियो को अगर हम परसेंटेज में लिखें तो इंटू 100 कर देंगे, यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट PX ओवर प्राइस ऑफ इंपोर्ट PM इंटू 100 कर दें तो ये आ जाएगा टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब अगर ये जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ग्रेटर हो और प्राइस ऑफ इंपोर्ट लेसर हो यानी PX ग्रेटर हो PM से, तो
ये फेवरेबल है। और अगर पी एक्स लेसर हो पी एम से तो ये अनफेवरेबल है। इसका मतलब है कि इंपोर्टेड गुड के लिए हम प्राइस ज्यादा दे रहे हैं, जबकि हमें एक्सपोर्ट से जो पैसा मिल रहा है वो कम है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें कि सपोज ये एक वैल्यू है कि ये प्राइस इंडेक्स है एक्सपोर्ट्स का 120 और प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स का इंडेक्स है 110, और इसको हमने एक्सप्रेस किया परसेंटेज में बाय मल्टीप्लाइंग 100, तो आंसर क्या आ गया? आंसर है 109.09। तो अगर हम कहें कि बैलेंस से आपका जो कितना फेवरेबल है टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो हम कहेंगे कि ये तकरीबन 9% इम्प्रूव कर गया है। यानी 9% ये ज्यादा है एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आंसर 100 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब है कि आंसर अगर ग्रेटर है 100 से, तो इसका मतलब है कि आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल है। और अगर आंसर जो है वो लेसर है 100 से, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये अनफेवरेबल है। तो आज के लिए बस यही, और जिसमें आज हमने देखा कि जो करंट अकाउंट है डेफिसिट उसकी क्या क्या रीजंस हैं, और फिर हमने देखा कि उस करंट अकाउंट डेफिसिट को आप कैसे कैसे जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। और उसके बाद हमने ये देखा, और उसमें हमने दो चीजें देखी, एक उसके मॉनेटरी मेजर्स और दूसरा हमने नॉन मॉनेटरी मेजर्स। और उसके बाद हमने देखा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है और उसका फेवरेबल कब होती है और अनफेवरेबल कब होती है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।